भारत के इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली और चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन आता है। इनमें से ही एक थे मौर्य वंश के सम्राट अशोक राजा। इन्हें इतिहास में देवानंद प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट ने मगध के राज्यों को तो अपना बना लिया था, किंतु उन्हें राज तिलक में विभिन्न बाधाएं आने जाने लगी, जिसका उन्होंने बड़ी सख्ती से सामना किया। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती राजा इस कारण से कहा जाता है कि वे अपने राज में भोग विलास में न रहकर निरंतर पराक्रम करते रहते थे। इस कारण उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी शौर्य की पताका फहलाई थी। इस प्रकार से उनका साम्राज्य उस समय तक का सर्वाधिक फैला हुआ साम्राज्य था। राजा अशोक भारत में ऐसे सम्राट रहे थे जिनके जैसा सम्राट देश तो क्या पूरे विश्व भर में कोई नहीं था। वे मौर्य शासन के तीसरे राजा थे और उनका साम्राज्य भारत के करीबन सभी द्वीपों पर 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। अशोक शब्द का अर्थ होता है शौक से रहित, यानी कि जिसमें दुख ही नहीं है। सम्राट को देश के साथ विश्व भर में दो कारणों से जाना जाता है। तो पहला कलिंगन की लड़ाई और दूसरा पराक्रम एवं विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार। सम्राट को अपने शुरुआती दिनों में ही काफ़ी बर्बर माना जाता था और वो युद्ध जीतने और सिंहासन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। इस स्वभाव के कारण उन्होंने अपने सौतेले भाइयों तक को मार दिया था। अपने इस खुखा स्वभाव के कारण उन्हें चंड अशोक नाम मिला था, जिसका अर्थ होता है क्रूर अशोक। थोड़ा ही बड़ा होने के बाद सम्राट की सैन्य कौशल देखने को मिलने लगी। उनके युद्ध कौशल को और अधिक निखारने के लिए शाही शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार से सम्राट को काफ़ी कम आयु में ही तीरंदाजी के साथ अन्य जरूरी युद्ध कौशलों में भी काफ़ी अच्छी महारत मिल चुकी थी। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के शिकारी भी थे और उनके द्वारा एक छड़ी से शेर को मारने की कला का भी वर्णन मिलता है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मौर्य शासन के अवंती में होने वाली दंगों को भी रोकने को भेजा गया था। अपने समय के 2000 वर्षों के बाद भी सम्राट के राज्य का प्रभाव दक्षिण एशिया में देखने को मिलता है। अपने काल में जो अशोक चिन्ह निर्मित किया था, उसका स्थान आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सर्वाधिक स्थान राजा अशोक और उनके धर्म कार्यों को ही दिया जाता है। थोड़े समय के बाद ही अशोक के पिता बिंदुसार काफ़ी वृद्ध और बीमार हो गए थे। इस प्रकार से उनका साम्राज्य पर प्रभाव भी कम हो गया था। ऐसे में बहुत से लोग बड़े पुत्र सुसीन के शासन से काफ़ी परेशान होने लगे। सम्राट को बौद्ध विराह में ही इस बात की खबर मिलने लगी और परेशान लोग अशोक को राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। सम्राट अशोक की माता को उनके सौतेले भाइयों ने मार दिया। इस खबर से क्रोधित होकर अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को मार दिया। सिंहासन को संभालते ही अशोक ने पूर्व और पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। अपने सिंहासन संभालने के 8 वर्षों के बाद ही सम्राट ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। वहाँ के भीतर विद्रोह को खत्म कर लेने के बाद 269 बीसी में अशोक का राज तिलक हो पाया। 13वें शिलालेख से मिली जानकारी के मुताबिक कलिंग की लड़ाई में 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बनाने के बाद निर्वासित किया गया। यहाँ 1 लाख लोगों को मार भी दिया गया और 1.5 लाख लोग घायल भी हुए। ये सभी विध्वंस अशोक ने अपने सामने होते देखा। कुछ समय बीतने के बाद अशोक में वेदना की भावना प्रवीण होने लगी। वे अपनी परेशानी का समाधान बौद्ध भिक्षु से पूछने गए। बौद्ध धर्म की जानकारी होने के बाद अशोक ने विभिन्न धार्मिक साधनों को अपनाकर लोक कल्याण और धर्म को महत्वता दी। साथ ही अपने शासन के 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो बौद्ध गया की यात्रा पर भी गए। इसके बाद अपने शासन के 14 वर्ष होने के बाद अशोक ने निगोद नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी। उनके धार्मिक कार्यों के कारण अब उनको देवानंद प्रिय एवं प्रियदर्शी नाम से भी जाने लगा। अपने राज के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की भी यात्रा की और इस शहर को कर मुक्त भी घोषित किया। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र, यानी कि जो आज का पटना है, उसमें तीसरी बौद्ध संगीनी भी हुई। अशोक के जीवन काल में ही बौद्ध भिक्षुओं का विदेश में धर्म प्रचार होने लगा और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक ने कलिंग, यानी कि जो आज का उड़ीसा है, उस पर हमला करने वाले पहले राजा थे। अशोक की जीत लाखों सैनिकों के खून से सनी हुई थी। अनगिनत महिलाओं और बच्चों के शवों के भूतिया नज़ारों ने अशोक को झकझोर दिया।
जहाँ कोई अगर दूसरा राजा होता तो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता, लेकिन अशोक ने फिर कभी युद्ध न करने का संकल्प लिया था, जो बौद्ध धर्म की तरफ चल पड़े। शांति की व्यापक थ्योरी भी बनाई। पूरे देश में लगाए शिलालेखों को पढ़ने से ये समझ आता है कि उनका हृदय परिवर्तन बड़ा ही डीप रहा होगा। अपने एकांत पलों में अशोक को ये विचार आए होंगे कि ये मैंने क्या किया, ये जीत है या हार है, ये न्याय है या अन्याय है। क्या मासूम बच्चों और महिलाओं को मारना वीरता है? यदि उनका सच्चाई के साथ सामना था तो इसके लिए कैरेक्टर और करेज चाहिए। इसके बाद वे बुद्ध की शिक्षा के प्रति आकर्षित हो गए और जल्द ही एक धर्मनिष्ठ बौद्ध बन गए। उन्होंने खुद को पियादसी कहा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। उनका साधु राजा में समग्र परिवर्तन हो गया। अब उन्होंने कहा कि सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए पिता के समान हूँ। मेरी इच्छा है कि सभी पुरुष हमेशा खुश रहें। अपने शासन के 20 वर्ष के दौरान अशोक ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में शांति फैलाने का कार्य किया। दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन चरित्र से सीखने वाली बात बताएंगे जो हमारे जीवन में भी बदलाव ला सकती है। तो पहला, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अशोक की कहानी से निकलने वाला पहला सच सेल्फ इम्प्रूवमेंट के द्वारा स्वयं को बुरे से अच्छा और अच्छे से बेहतर बनाने की क्षमता है। यदि अशोक ने अपने पिछले कर्मों पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं किया होता तो वह अपने स्वभाव में सुधार लाने के बारे में सोचते ही नहीं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उनके दोषों पर ध्यान रखना और उन्हीं परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया में भारी बदलाव के साथ अपने तरीकों को सुधारना शामिल था। इस प्रकार जबकि उन्होंने पहले युद्ध का प्रचार किया तो बदले हुए अशोक शांति में विश्वास करते थे। तो दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन के नवीनतम साधन। तो अशोक के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी सीख है नवीनतम कम्युनिकेशन साधन का उपयोग अपने विचार को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करने के लिए। एक ऐसा विचार जो निश्चित रूप से सोशल मीडिया से जुड़ी पीढ़ी को पसंद आएगा। तो अशोक के शिलालेख न केवल उनके एम्पायर की मेन स्क्रिप्ट ब्राही, बल्कि ग्रीक, अरामी और उत्तर पश्चिम भारत की लोकल स्क्रिप्ट खरोष्टी में भी उकेरे गए थे और वो मैसेज ग्लोबल थे। अब तीसरा है विदेश नीति। तो बॉर्डर पर पीस सुनिश्चित करने के लिए अशोक की विदेश नीति की स्मार्ट यूज तो देखिए। तो उन्होंने कलिंग की विजय के बाद 5 यूनानी शासक के साथ कांटेक्ट बनाए रखा। अशोक बातचीत से शांति करने के लिए इस तरह की ग्लोबल ट्रीटी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। तो पड़ोसी के साथ अशोक के पीसफुल संबंध निश्चित रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले विदेश मंत्री भी थे, उनके लिए एक प्रेरणा थे। चौथा, एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स। तो अशोक की अवांछित बलिदानों से जानवरों की सुरक्षा की नीति ने साहकार को भारत जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने की दिशा में आंदोलन शुरू किया। अगर एनिमल राइट्स की दृष्टि से देखा जाए तो अशोक की नीति पालतू जानवरों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार और दुनिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक माइलस्टोन है। अब पांचवा, समानता। तो अशोक ने एक वेलफेयर स्टेट बनाया और अपने 4 दशक लंबे शासन में सभी विषय के लिए एक समय कानून और दंड के साथ अपनी आबादी के कल्याण में लगभग पिता के समान रुचि ली। जल जलाशयों के विकास और सुधार पर राज्य का धन खर्च किया। छायादार वृक्षों से अटे राजमार्ग, कुएं, बाग और यात्रियों के लिए सार्वजनिक अतिथि गृह बनाया। अब लास्ट, पेशेंस यानी कि धैर्य। तो टॉलरेंस की उनकी सलाह एक शिलालेख में सामने आती है, जहां उन्होंने घोषणा की है कि सभी संप्रदाय किसी न किसी कारण से सम्मान के पात्र है। इस प्रकार कार्य करने से मनुष्य न केवल संप्रदायों को ऊंचा उठाता है, बल्कि अन्य लोगों के संप्रदायों और सामान्य रूप से मानवता की भी सेवा करता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।